नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन ऑफ टेल्स हब में। दोस्तों ये नई कहानी है, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। कोमल अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर रखती हुई बिस्तर से उठती है और खिड़की के दोनों पाटों को खोलती है। सूरज की तेज रोशनी कमरे में दाखिल होते हुए सामने के आईने पर पड़ती है। आईने में बिस्तर पर तकिए के बल एक जवान युवक सिगरेट के कस लगाता हुआ दिखता है। बड़े घुंघराले बाल, गोरा बदन वाला युवक अपने गठीले शरीर के साथ कमर से ऊपर बिना कपड़ों के ही था। गठे शरीर की वजह से वह और भी खूबसूरत नजर आ रहा था। कोमल ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, अर्णव चलो, सिगरेट बुझा दो। तुम्हें पता है ना, मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कोमल के कहते ही अर्णव ने अपनी नजरें उस पर टिका दी। कोमल की ओर देखता हुआ उसने आराम से सिगरेट की लंबी कस ली और गहरे गोल धुएं निकालने के बाद बोला, आज कुछ हुआ है क्या? उखड़ी उखड़ी सी नजर आ रही हो। कोमल अपने शरीर को खिड़की पर टिकाते हुए दोनों बाजुओं को इत्मीनान से मोड़कर अर्णव की आंखों में आंखें डालकर विश्वास से देखते हुए बोली, मेरी शादी तय हो गई है। फिर अर्णव ने कोमल की ओर देखते हुए कहा, वो तो 2 साल से तय हो रही है, इस पर इतना मुंह बनाने की क्या जरूरत है? और इसके साथ ही उसने कोमल का हाथ आगे बढ़ाकर खींचा और उसे बिस्तर पर बिठा लिया। कोमल अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, इस बार लड़का मुझे पसंद आ गया है। कोमल के मुंह से ऐसी बात सुनकर अर्णव ठग सा उसे देखता रह गया, लेकिन अपनी आंखें और दिल पर काबू करते हुए उसने उसकी ओर देखकर पूछा, अच्छा, बड़ी देर कर दी तुमने लड़के को पसंद करने में, लेकिन जब पसंद किया है तो कुछ होगा ही उसमें। हाँ, है ना, वो मुझसे शादी करेगा, तुम्हारी तरह नहीं है, जिसने प्यार को बिस्तर से आगे अंजाम देने की पिछले 9 साल में कभी कोस नहीं सोची। कोमल ने तल्ख तेवर अपनाते हुए रोज में ये बात कही। ये सच नहीं है, मैंने बहुत सोचा इस पर कोमल, लेकिन तुम्हारे पिता एक सहकारी बाबू के छोटा सा रेस्टोरेंट चलाने वाले बेटे को अपना दामाद स्वीकारेंगे? मुझे इस बात का यकीन कभी उनकी आंखों में नहीं देखा। वो हमेशा हमारे छोटे घर का पड़ोस में होने पर मलाल करते रहे हैं, इसलिए मैंने कभी कोशिश नहीं की। इसे मेरी बुजदिली कहो या फिर निम्न मध्यम वर्ग का स्वाभिमान। कोमल अर्णव को रोकते हुए बोली, उसी बड़े पैसे वाले की बेटी ने तुम्हें अपना दिल और इज्जत दोनों दिए हैं, जिसे तुमने इस छोटे से कमरे में इसी बिस्तर पर पिछले 9 सालों से मेरे साथ जिया है। तुम्हें याद है ना, मैं 16 साल की थी और तुम 23 साल के थे। मैं तब 10वीं में पढ़ती थी और बीए सेकंड ईयर में तुम थे। तुम किस तरह छत पर मेरे लिए घंटों खड़े रहते थे, साइकिल चलाकर पीछे पीछे चलते थे। अर्णव ने इसी बात पर एक जोर का ठहाका लगाया और बोला, अच्छा, और तुम ये क्यों भूल गई? तुम जब भी मुझे देखती थी मुस्कुरा देती थी, मेरी नजरों से नजरें हटाती नहीं थी। एक बार तो तुमने नजरें ना गिराने वाले खेल में मुझे हल्का सा हवाई चुंबन भी दिया था, तभी मेरी हार हुई थी। अच्छा, मतलब तुम कहते हो कि मैं ही सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। मैं आज भी तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, एक रोज तुमने उस पुराने स्कूल के पीछे वाली तालाब में ये कह के डुबकी ना लगाई होती कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा अगर तुमने हाँ नहीं कहा, तो मैं कभी हाँ नहीं कहती। लेकिन आज 9 साल में हमने सिर्फ शरीर की संपूर्णता में गोते लगाए हैं, कभी कभी एक दूसरे को धड़कनों में बसाया ही नहीं, और हमारा प्यार अब हवस मात्र का सूचक बन गया है। कोमल ने अपने दिल की बातें कह दी। अर्णव ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, हमारे प्यार को अंतरंग संबंधों का नाम मत दो कोमल। हमारे बीच आज तक बिस्तर पर जो भी हुआ है वो हवस नहीं है, वो केवल अंतरंगता नहीं है, वो मानवीय संबंध थे, वो रूहानी प्यार था, जिसमें हमारे जिस्म की गर्माहट ने एक दूसरे के अकेलेपन में प्यार भरा है। मेरी गर्म सांसें तुम्हारी गर्म सांसों से जब भी टकराई, हमने एहसास को जिया है। हमारे सीने जब भी एक दूसरे से चुंबक की तरह चिपके, हमारी धड़कनों की आवाज हमने एक दूसरे के दिल में कैद किया है। हमारे जिस्मानी संघर्षों को हमने अपने सामाजिक संघर्षों में भी एक साथ उतारा है। जहाँ हमारे परिवारों की लड़ाइयों के बाद भी हमने अपने रिश्ते पर गरीबी अमीरी की आंच तक नहीं आने दी, जबकि ये हम दोनों जानते थे कि हमारा रिश्ता शायद ही कभी एक सामाजिक बंधन में बंध पाए। ये हमारा प्यार ही है कोमल,
जो आज कई संघर्षों के बाद भी हम एक दूसरे के साथ इसी कमरे में 9 साल से मिल रहे हैं। इसलिए हमारा प्यार एक अंतरंग संबंध मात्र नहीं बल्कि आत्मीय प्रेम है। अच्छा, जानती थी तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। तुम्हें होटल का मालिक नहीं बल्कि प्रोफेसर होना चाहिए था। कोमल ने इस बार थोड़ी नरमी से कहा। तुम कहती हो तो बन जाऊं प्रोफेसर। तुम्हारे पिता तब शायद हमें बड़े ओहदे वाला परिवार समझे। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्नव, मैं सीरियस हूँ। हमारा साथ यहीं तक का था। अब तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। पापा ने घर पर रहने को कहा है। लड़के वाले कभी भी मुझे देखने आ सकते हैं। कोमल ने अपनी बात पूरी की। अर्नव ने दूसरी सिगरेट के डब्बे से सिगरेट निकालते हुए जलाई और थोड़ा गंभीर स्वर अख्तियार करते हुए बोला, चलो एक काम करता हूँ। लड़के वालों के जाने के बाद तुम्हें अपने परिवार से मिलवाता हूँ और मैं तुम्हारे पिता से मिलता हूँ। लेकिन अभी तो तुमने कहा मेरे पिता नहीं मानेंगे। फिर तुम कहोगे क्या? कोमल तत्परता से अर्नव की बात को काटते हुए बोली। कहना क्या है? उस वक्त जो दिल में आएगा वो बोल दूंगा। कहूंगा, अंकल मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में तर्कशास्त्र का प्रोफेसर हो गया हूँ। अर्नव ने हल्के फुल्के लहजे में ये बात कही। हाँ जी, तुमने कहा और मेरे पिताजी ने मान लिया। तुम भी ना कुछ भी कहते हो। मैं अपने पिता को बचपन से जानती हूँ। कोमल ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा। अच्छा, तुम जानती हो अपने पिता को, तब तुम मुझसे ये झूठी कहानी क्यों रचवा रही हो? तुम जानती हो ना ये मुझसे नहीं होगा, अर्नव ने कहा। इस पर चिढ़ती हुई कोमल बोली, मजाक छोड़ो, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। मुझे पता है ऐसी बात पता चलने भर से नाराजगी में मेरे पिता मेरी शादी 1 हफ्ते में किसी से भी तय कर देंगे और मैं इस गांव के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी से भी विदा ले लूंगी। कोमल ये कह के उठने लगी। तभी अर्नव ने एक लेटर निकालकर उसके हाथ में रख दिया। लेटर को बड़ी हैरानी से देखते हुए कोमल ने पूछा, ये कौन सी चिट्ठी है? अर्नव उसकी तरफ देखकर कहा, हाथ में ही तो रखी है, खुद ही पढ़ लो। कोमल ने जल्दी से चिट्ठी फाड़ी और धड़ाधड़ पढ़ना शुरू किया। पूरी चिट्ठी पढ़ते ही उसने एक जोर की वाह वाली चीख निकाली और कूदने लगी। अर्नव ने जल्दी से उठते हुए उसका मुंह दबाकर कहा, ये क्या कर रही हो? 9 सालों से कमरे में छिपे इस राज को आज ही बाहर निकालोगी? फिर हल्के से उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस जान, तुम अफसर बन गई हो। अपनी खुशी को संभालते हुए कोमल ने अर्नव से पूछा, ये तो ठीक है लेकिन इससे मेरी शादी और हमारे प्यार का क्या होगा? इस पर अर्नव ने कहा, मूर्ख, चिट्ठी भी ठीक से नहीं पढ़ती। तुम्हें परसों दिल्ली जाना है, रिपोर्ट करना है। इससे तुम्हारी शादी का प्रस्ताव पीछे छूट जाएगा। तुम आगे बढ़ जाओगी क्योंकि यही तो तुम्हारे पिता का सपना था। यही तो शर्त रखी थी तुमने शादी आगे बढ़वाने की। अरे वाह, मेरे साथ रह रहकर तुम्हें भी अकल आ गई है। आई लव यू मेरी जान। कोमल ने अर्नव के गालों पर चुंबन देते हुए कहा। अर्नव ने कोमल को अपनी बाहों में भरकर चुटकी लेते हुए कहा, कोमल, इससे एक तो तुम्हारी शादी रुकेगी और हमारे अंतरंग संबंधों का भी खात्मा होगा। कोमल अर्नव को भांपते हुए बोली, बकवास बंद करो। ये हमारा आत्मीय प्रेम है। इसमें शरीर सिर्फ एक ऊर्जा है जिसके संघर्षों में पलकर हमारा प्यार और मजबूत हुआ है। अर्नव ने कहा, वाह कोमल, तुम तो अभी से ही अफसर जैसी गंभीर बातें करने लगी हो। नॉट बैड जान। कोमल ने इस बात पर अर्नव के होठों को चूमा। अर्नव ने एक हाथ से खिड़की के दोनों पाटों को बंद करने के बाद कोमल को अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर उसके साथ जा गिरा। अंधेरे में धीमी हंसी गूंज उठी। कोमल यूपीएससी की परीक्षा पास करके जाने के 2 साल बाद आज पहली बार घर आ रही है। गाड़ी में बैठी, आंखों पर चश्मा लगाए, जीन्स और कुर्ता पहने, खुले बालों में वो खूबसूरत लग रही थी। गांव के रास्ते से होकर गुजरती गाड़ी को देखने वालों के अंदर एक उत्सुकता थी। गाड़ी को कोई अपने दालान से, कोई छत से, तो कोई सड़क किनारे से देख रहा है। कुछ तो गाड़ी के करीब से गुजरने पर उसकी ओर अपना मुंह करके देख रहे हैं। तभी सामने से गुजरते 2 बुजुर्गों की नजर कोमल पर पड़ते ही मुंह से निकलता है, अरे ये तो रामकिशन बाबू की बेटी है। सुना है कलेक्टर हो गई है। दूसरा उसकी बात को पूरा करते हुए, रामकिशन बाबू की तो निकल पड़ी, बेटा इंजीनियर और बेटी कलेक्टर। गाड़ी धीरे होने की वजह से कोमल को ये आवाजें साफ सुनाई पड़ती हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखर आती है। इतनी देर में गाड़ी रामकिशन बाबू के बंगले के पास आकर रुकती है।
कोमल के स्वागत के लिए पिता किशन सिंह, माँ शीला देवी, भाई भाभी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रामकिशन बाबू के कुछ अजीज मित्र भी खड़े होते हैं। कोमल गाड़ी से उतरकर पिता का आशीर्वाद लेती है। माँ पूजा की थाली से उसके माथे पर चंदन लगाकर उसकी आरती उतारती है। फिर अन्य सबको भी हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। सभी घर वाले उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हैं। अन्य बाहरी लोग भी विदा लेते हैं। घर के अंदर प्रवेश करते ही रामकिशन सिंह बेटी को बोलते हैं, आज शाम को तुम्हारे आने की खुशी में हमने पूरे गांव को दावत दी है। तुम आराम कर लो, तुम्हें शाम में कई लोगों से मिलना भी है। कोमल बोली, इसकी क्या जरूरत थी पापा, मुझे ये शो ऑफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रामकिशन बाबू ने रुआब भरे अंदाज में कहा, तुम्हें इसकी जरूरत ना हो बेटा, पर हमें तुम्हारे पद की अहमियत का पता है और उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए हमने गांव वालों को दावत दी है। आखिर सबको पता तो चले कि रघुधारी सिंह की पोती और रामकिशन की बेटी कलेक्टर बनी है, इसलिए ये सब हमें करने दो। कोमल ने इस बात को सुना, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि वो अपने पिता को अच्छी तरह से जानती थी। और अर्नब ने तो एक बार रामकिशन बाबू का नाट्य रूपांतरण पेश कर उसे बताया भी था। यही सोचते हुए वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई। थकी हारी कोमल कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेट गई। वहीं उसकी आंख लग गई। करीबन 1 घंटे बाद उसके कानों में जोर जोर से खटखट की आवाज आने लगी। वह उठकर बैठ जाती है। खिड़की के बाहर झांक कर देखती है तो पीछे बाग में एक बड़ा सा स्टेज लगाया जा रहा है। कोमल को थोड़ा अचरज हुआ, लेकिन अपने पिता के स्वभाव से परिचित होने की वजह से जानकर आराम से दूसरी ओर मुड़कर सो गई। शाम को छत पर चहलकदमी करते हुए वो अर्णव के घर की ओर देख रही थी, जो पड़ोस में ही था। सारे बड़े घरों के बीच एक छोटा सा घर। तभी उसे एहसास हुआ कि आसपास के सभी लोग अपनी छत से उसी की ओर देख रहे हैं। इस परिस्थिति में वो अर्णव के घर की ओर देख न पाई। कुछ पल के बाद अपनी नजरें झुकाई वो नीचे उतर आई। आंगन में भी कई और नए सदस्यों का जमावड़ा लगा था। सभी उसी की बातें कर रहे थे। जो मिलता उसका हाल पूछता, छोटे उसके पैर को आके छूने लगते। शाम को 7 बज गए थे। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। लोगों को आना जाना लगा हुआ था। इस बीच कोमल पीली साड़ी पहनकर नीचे आई। चेहरे पर हल्का मेकअप लगा था, बाल खुले थे। पिता रामकिशन सिंह पीछे के रास्ते से उसको स्टेज पर ले गए। स्टेज पर चढ़कर रामकिशन बाबू ने गांव वालों के सामने अपने पुरखों से लेकर वर्तमान पीढ़ी तक की प्रशंसा की। बेटी के कलेक्टर बनने का गुमान उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अपना संबोधन समाप्त कर उन्होंने माइक कोमल को दिया। कोमल ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ खुद पर विश्वास, परिश्रम और लगन को दिया। अपनी बात रखकर वो वहां मौजूद सभी लोगों से हाथ जोड़कर मिलने लगी। पिता उसे स्टेज से नीचे ले जाकर अन्य लोगों से मिलवाने लगे। उधर स्टेज पर एक आदमी चढ़ा और लक्ष्य फिल्म का गाना हाँ यही रास्ता है तेरा, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा गाने लगा। दूसरी ओर सबसे मिलवाने के बाद 1 घंटे बाद रामकिशन बाबू अपनी जमात में जाकर बैठ गए। किसी विशिष्ट अतिथि के आगमन पर ही उठकर कोमल को उससे मिलवाने आते। इधर अकेली कोमल अपनी सहेलियों से मिल रही थी। मेल मिलाप खत्म होते होते करीब 10 बज गए। लोगों का आना जाना लगा था। कोमल अपने पिता से आज्ञा लेकर अपने कमरे में चली गई। अचानक रात के 1 बजे उसके मोबाइल का अलार्म बजने लगा। 2-3 बार बजने के बाद वो घबरा कर उठ गई। अलार्म बंद कर वो अपने कपड़े बदल कर मुंह पर स्टोल लपेटे कमरे से बाहर निकलकर धीरे से दरवाजे को बंद कर छत पर चली गई। अपने छत के पास ही लगे दूसरी छत पर रेलिंग के सहारे उस पर हो गई। वहां नीचे जाती सीढ़ियों से उतरकर वो दीवार फांदकर घर से बाहर जा निकली। तेज कदमों के साथ वो दूर कच्ची सड़क पार कर अर्णव की कोठी तक पहुंच गई, जहां उनका प्यार गहरा हुआ था। घर के पास पहुंचकर उसने अंधेरे में कुंडी खोलने की कोशिश की। उसे उस पर ताला जड़ा जैसा महसूस हुआ। उसने मोबाइल टॉर्च से देखा तो सचमुच में ताला जड़ा हुआ था। वो उदास हो गई। फिर दीवार के पीछे की खिड़की तक पहुंची। खिड़की की पार्ट आपस में सटी थी। कोमल ने उसे धक्का देकर खिड़की खोली और टॉर्च की रोशनी से अंदर देखा। टॉर्च की रोशनी सामने रखे आईने पर पड़ी, जिस पर धूल जमा थी। उस पर कोमल की हल्की सी परछाई नजर आ रही थी। खुद को इस कदर देखकर वो डर गई। फिर टॉर्च की रोशनी बिस्तर की ओर घुमाई तो उसने एक सांप देखा जो बिस्तर पर लेटा था। कोमल के कदम पीछे लौट गए।
वो पूरी तरह से घबरा गई। कोमल सुस्त कदमों से उदास होकर घर की ओर लौटने लगी। अब उसे अर्णव की चिंता हो रही थी। उसकी कमी उसे अचानक से खलने लगी। पिछले 2 साल में जब से वो राजस्थान ट्रेनिंग पर गई थी, उससे बातें कम हो गई थी। अर्णव से आखिरी बार 2 साल पहले बात हुई थी। कोमल इसी विश्वास से आज अर्णव से भेंट करने के बहाने से आई थी कि 2 साल के सिकवे गिले होंगे, वो नाराज भी होगा, मुझे डांटेगा भी, लेकिन मैं फिर भी उसे मना लूंगी। मगर उसने उसे जब वह नहीं पाया तो वो निराश हो गई। रास्ते में चलते उसके दिल में अर्णव था, उसके सिर पर अर्णव था, पर उसकी नजरों से ओझल होकर अर्णव उससे बहुत दूर था। आज इतनी शोहरत, इतनी भीड़ के बाद भी वो खुद में अकेली थी। उसकी आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। अगली सुबह जब उठकर वो नीचे आई, मेहमानों का जाना बना हुआ था। सभी उसे आशीर्वाद दे रहे थे, नारी शक्ति की मिसाल बता रहे थे, लेकिन कोमल अंदर ही अंदर व्याकुल होकर अर्णव के लिए तड़प रही थी। 2 घंटे में सभी मेहमानों के जाने के बाद रामकिशन बाबू ने उससे आकर कहा, बेटा आज तैयार होकर रहना, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले 2 बजे तक आ रहे हैं। एक तो अर्णव के ना मिल पाने की निराशा उसके अंदर भरी हुई थी, दूसरी रामकिशन बाबू के मुंह से ऐसा सुनकर कोमल ने उनकी बात काटने की कोशिश की। अब इसकी क्या जरूरत थी पापा, सबसे मिलवा तो दिया आपने, और अब शादी? मैंने तो सोचा कि घर आई हूँ, आराम करूंगी और फिर लौट जाऊंगी। वैसे भी मैंने अभी शादी का नहीं सोचा है। देखो बेटा, मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूँ। तुमने कहा था कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, तभी आप शादी की बात करेंगे। आज 2 साल हो गए हैं तुम्हें कलेक्टर की परीक्षा पास किए। अब तुम्हारी पोस्टिंग भी हो गई है और यही समय है, समय से काम हो जाए तो ही अच्छा लगता है। तुम्हारे मामा और भैया ने बड़ी मेहनत करके तुम्हारे लिए कलेक्टर बिरादरी का लड़का ढूंढा है। ऊपर से उसने दहेज की मांग भी नहीं की। अच्छा विचार है उसका, बड़ा परिवार भी है, 2-2 कलेक्टर हैं उसके घर में। बस अब तुमसे निवेदन है कि तुम अपने पद के साथ इस परिवार की गरिमा बनाए रखना और समय से तैयार हो जाना। इतनी स्पष्ट बातें करके रामकिशन बाबू बाहर की ओर जाने लगे। कोमल चाहकर भी दूसरी बार अपने पिता की बात ना काट पाई। वो जिसकी उम्मीद में आई थी वो यहाँ मिला नहीं, उसकी कोई खबर ना थी। आज वो सिर्फ उसकी नजरों से ही दूर नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी भी थी। फिर किस भरोसे वो रामकिशन बाबू की बात काटती। वो चुपचाप थक सी रह गई। कुछ समय के लिए जब वो उदासी में डूबी हुई थी, उसका दिमाग इन तरकीबों में उलझा हुआ था कि अर्णव को कैसे ढूंढा जाए। वो उसके घर भी नहीं जा सकती थी, किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। उसकी गांव की सहेलियों की शादी हो गई थी और उनसे पूछना उसे भाया नहीं। तभी उसके दिमाग में अर्णव के होटल की छवि उभर कर आई। वो झट से उठी, किचन में खाना पकाती हुई अपनी माँ शीला देवी से बोली, माँ मैं घंटे भर में बाहर से होकर आती हूँ। बाहर आकर देखा तो कोई गाड़ी नहीं थी, सिवाय उसके भाई की रॉयल एनफील्ड बाइक लगी थी। वो अंदर की ओर दौड़ती हुई सीधे भाभी के कमरे में गई। भाभी इससे पहले कि कुछ पूछती, खूंटी पर टंगी बाइक की चाबी लेकर वो निकल आई। उसने बाइक को एक किक में स्टार्ट करके घुमा लिया। घर की दहलीज पर उसकी माँ भाभी उसे इस कदर बाइक चलाते देखकर अवाक रह गई। फिर वो जिधर से गुजरी सारे लोग उसे देखने लगे। इसी देखा देखी में वो गांव से बाहर शहर की को जाने वाले रास्ते पर हवा में गाड़ी दौड़ाती हुई अर्णव होटल तक पहुंच गई। एक छोटा सा ढाबा ढाबा था अर्णव होटल। उसने अंदर घुसते ही एक कुर्सी पकड़ ली और चाय ऑर्डर की। चाय लेकर आते लड़के को वो पहचानती थी। टेबल पर जैसे उसने चाय रखी, कोमल ने सवाल किया, ए छोटू, तुम्हारा मालिक कहाँ है? उसने हैरत से जवाब दिया, कौन? अर्णव भैया। कोमल ने भी बड़ी बेकरारी से बिना कुछ बोले सिर को हाँ में हिलाया। छोटू ने कहा, अर्णव भैया यहाँ नहीं रहते, वो अब शहर में रहते हैं, 2 साल से नहीं आए हैं। यहाँ एक मैनेजर साहब ही होटल की देखभाल करते हैं। कोमल की उम्मीद यहाँ से भी टूट गई। उसने पैसे निकालकर छोटू को दिए और बिना चाय पिए वहां से निकल गई। लेकिन अब बाइक की चाल में धीमापन था। उसके हाथ कांपने की वजह से बाइक कभी कभी लड़खड़ा भी रही थी। फिर भी वो घर सही सलामत पहुंच गई। उसने घर के पास आकर बाइक लगा दी। उसके सामने उसके पिता खड़े थे। वो इससे पहले कि कोई सवाल करते, कोमल को देखने वालों की गाड़ी उनके दरवाजे पर आकर रुकी। कोमल घर के अंदर की ओर दौड़ते हुए चली गई। जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, उसकी माँ ने उसे आवाज देते हुए कहा, जल्दी से तैयार होकर रहना। कोमल ने आवाज पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधे कमरे में पहुंची। दरवाजा अंदर से लगाकर कमरे के बीचों बीच जमीन पर लेटकर फफक फफक कर रोने लगी।
जब ज्यादा जोर से रोती तो मुंह पर कपड़ा बांध लेती, फिर थोड़ी देर रुककर फिर रोने लगती। अब उसकी उम्मीदें टूट गई थी। आज उसका दिल टूटा था, जिसे जिंदगी पहाड़ की तरह लग रही थी। वो अर्णव को याद करके खूब रोती रही। करीब 1 घंटे तक इसी तरह रोने के बाद वो पीठ के बल जमीन पर लेटकर खुली आंखों से छत को निहार रही थी। तभी कमरे की कुंडी बजी। धीरे से उसकी भाभी की आवाज आई, आप तैयार है ना कोमल? कोमल ने भरे गले को साफ करते हुए आवाज का प्रत्युत्तर दिया, 10 मिनट और भाभी, मैं नहाने जा रही हूँ। भाभी ने भी ठीक है कह दिया और नीचे उतर आई। कोमल नहा धोकर लाल रंग की साड़ी, अच्छे से बाल बांधे, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक लगाए नीचे आई। सबने उसे पसंद किया। कोमल ने लड़की की ओर देखा तो उसके बारे में वो जानती थी। राजन नाम था उसका। उससे 2 बैच सीनियर था। दोनों को अलग कमरे में बात करने के लिए भेज दिया गया। राजन ने उससे सिर्फ यही सवाल किया, क्या मैं ठीक लगा? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजन की बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जब दोनों बाहर आए तो उनके चेहरों पर मुस्कान थी। सबने उसे हाँ माना। आपस में मिठाइयाँ बांटी गई। पंडित को फौरन बुलाया गया। उसने लगन पत्री देखकर 1.5 महीने बाद शादी का शुभ लगन बताया। दोनों परिवार इस पर सहमत हो गए। कोमल अगले दिन ड्यूटी ज्वाइन करने चला गया। राजन अब उसके कांटेक्ट में था। दोनों ने साथ में शादी की खरीदारी भी की। इसी तरह 1.5 महीना व्यस्तताओं में बीता और शादी का दिन भी आ गया। राजन को कोमल अच्छी लगने लगी थी। कोमल ने भी ऐतराज ना जताया और खुशी खुशी शादी हो गई। राजन उसे लेकर दूसरे शहर आ गया। वो यही पिछले साल से डीएम नियुक्त था। शादी के कार्यक्रम से निपटने के बाद आज दोनों की पहली सुहाग रात थी। कमरे में बड़ा सा पलंग लगा था, सेज फूलों से सजी थी। राजन फ्रेश होने वॉशरूम चला गया और कोमल ने भी चेंज करके नाइट ड्रेस पहन ली। थकान के मारे उसके कदम जमीन से उखड़ रहे थे, इसलिए वो लौट गई। करीबन आधे घंटे बाद उसे अपने हाथों पर कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हुआ। वो घबरा कर जग गई। जब उसने देखा राजन है, तब उसकी जान में जान आई। राजन ने पूछा, डर गई? मैं ही तो हूँ। कमरे में हल्की लाल रोशनी फैली थी। एसी की वजह से कमरा ठंडा हो गया था। तभी उसने राजन को ध्यान से देखा। कमर से ऊपर वो बिना कपड़ों के था। उसके शरीर पर बाल नहीं थे, लेकिन सिक्स पैक पब्स के साथ वो आकर्षक लग रहा था। कोमल उससे कोई बात करती उससे पहले ही उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और दोनों के बीच रासलीला शुरू हो गई। राजन ने कोमल को आलिंगन के साथ ही उसके चेहरे से लेकर उसके पैरों तक चुंबन की बौछार कर दी। धीरे धीरे कोमल भी राजन की पकड़ में मदहोश होती चली गई। राजन प्यार की हदें तोड़ता जा रहा था और कोमल उसमें बिखरती जा रही थी। राजन के अंदर एक हलचल मची थी। वो बेताब हो चला था और कोमल उसके पहलू में सिमटती जा रही थी। देखते ही देखते दोनों अतरंगता की दहलीज लांघ चुके थे। राजन ने कोमल को जकड़ लिया था। वो उसके बदन पर सांप की भांति रेंगता हुआ माथे से पैरों तक की दूरी को सेकंडों में पूरा कर ले रहा था। इसी दरमियान राजन ने उसके कोमल शरीर पर अपना भार रख दिया। कोमल के मुंह से मदहोशी में निकला, ये क्या कर रहे हो अर्णव? तुम्हें पता है ना मुझे ये भारीपन सहन नहीं होता। प्यार की नदी में गोते लगाते राजन की मदहोशी इस बात को सुनकर हवा हो गई। वो झट से कोमल से खुद को दूर कर उठ बैठा, फिर संभलते हुए अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की ओर चला गया। इधर कोमल की मदहोशी भी टूटी। उसे यह पता चल चुका था कि दोनों के बीच अभी मिनट भर पहले क्या गुजरी है। उसने अपनी नजरों से अपने बदन को ढक लिया। राजन करीबन 15 मिनट बाद बाथरूम से निकला। कोमल भी तैयार होकर तकिए के बल पीठ टिकाकर बैठी थी। राजन खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठा। उसके सामने रखे टेबल पर सिगार का पैकेट रखा था। उसने धीरे से एक सिगार निकाला और सिगार कटर से सिगार को काटकर अपने मुंह में रखा। फिर उसने लाइटर उठाकर सिगार को जलाया और उसकी गहरी धुआं को आसमान की ओर छोड़ते हुए कुर्सी पर सिर टिकाकर कुछ सोचने लगा। कमरे में आधे घंटे तक शांति पसरी रही। राजन ने अब तीसरा सिगार जला लिया था। ये सब अब कोमल को देखा नहीं गया। उसने राजन से कहा, मैंने तुमसे अपना ये सच हमारी आने वाली खुशियों के लिए छुपाया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो नाम जिसे मैं याद करना भूल गई हूँ, वो मेरे मुंह से कैसे निकला। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि तुम्हें आज मैं वो खुशियां नहीं दे पाई, लेकिन आगे फैसला पूरी तरह से तुम्हारा होगा। राजन ने इस बात पर जवाब नहीं दिया।
सिगार मुंह में दबाई वो कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर देखता हुआ कोमल से बोला, कोमल, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारी शादी हुई है। ये हम दोनों के परिवारों की इज्जत का सवाल है। हम 1.5 साल बाद तलाक ले लेंगे। मुझे उम्मीद है तुम्हें इससे ऐतराज नहीं होगा। इतना कहकर राजन ने सिगार की आखिरी फूंक ली और उसे खिड़की पर मसल कर कमरे से बाहर निकल गया। कोमल चुपचाप सुनती रही और उसके जाने के बाद तकिए पर सिर रखकर छत की ओर अर्णव को ढूंढने लगी। सुबह सुबह कोमल तैयार होकर बाथरूम से नहा धोकर निकली। गुलाबी साड़ी पहनकर आईने में उसका पल्लू ठीक कर कंधे पर रख ही रही थी कि तभी नौकरानी दरवाजे के पास से आकर बोली, मेम साहब, आपको साहब बुला रहे हैं। कोमल ने आती हूँ जवाब दिया। बाहर बरामदे में हल्की धूप आ चुकी थी। राजन के साथ एक और आदमी के ठहाकों की आवाजें आ रही थी। धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर वो बरामदे में पहुंची तो राजन ने उठकर उस शख्स से उसका परिचय करवाते हुए बोला, भाई देख लीजिए प्रोफेसर साहब, यही हमारे दिल की कलेक्टर हैं। अब इनकी ही हुकूमत चलती है हम पर। कोमल ने नजरें ऊपर करके उस शख्स को देखा। वो पहले पूरी तरह से हैरान हो गई, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में रोष उतरने लगा। गुस्से से उसका चेहरा तन गया। गुस्से से गले की नसें साफ झलकने लगी। दूसरी ओर वो शख्स भी कोमल को देखकर ठगा सा रह गया। उसकी आंखें गीली हो गई थी और गीली होकर धीरे धीरे बहने लगी। आखिर वो कोमल का अर्णव जो था। उसकी आंखों से बारिश तो होनी ही थी, लेकिन कोमल जस की तस देखती रही। तभी राजन को बाहर से किसी ने आवाज दी। वो एक्सक्यूज मी कहकर वहां से निकल गया। कोमल अब भी अर्णव को वैसे ही देख रही थी। अर्णव ने कुछ कहने के लिए जैसे ही होठ हिलाए, प्यार की बाजी हारी कोमल बोल पड़ी, आखिर हमारा प्यार अंतरंग संबंध बनकर बिस्तर पर ही दम तोड़ गया ना अर्णव। अर्णव कुछ कह नहीं पाया। उसकी आवाज निकल ना पाई। आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। आज वो अपने प्यार का दोषी साबित हो गया था। अर्णव अपने कमरे में अकेला था। कमरे में एक बड़ा पलंग रखा था, बीच में सोफा भी था। वहीं सामने टेबल, जिस पर आधी शराब की भरी ग्लास रखी हुई थी। अर्नव थोड़ा बेचैन नजर आ रहा था। कमरे में वो चहलकदमी कर रहा था। कभी अपने हाथ में शराब का गिलास लेकर बैठ जाता। एक घूंट शराब लेने के बाद वो आधे भरे गिलास को गौर से देखता है, फिर उसे टेबल पर रख देता है। गिलास उसके हाथों से जैसे छूटते ही वो अपनी जेब से सिगरेट का डिब्बा निकाल लेता है। धीरे धीरे वो एक सिगरेट जलाने के लिए लाइटर को ऑन कर अपने मुंह की ओर बढ़ाता है। तभी अचानक घंटी बज उठती है। ट्रिंग ट्रिंग की आवाज से उसका लाइटर गिर जाता है। कमरे की ओर बढ़ते हुए वो सिगरेट जेब में रख लेता है। दरवाजा खोलते ही वो भौचक्का रह जाता है। कोमल, तुम हो? अर्णव के मुंह से अचानक सवाल निकला। हाँ, मैं ही हूँ। मैं तुम्हारी तरह भागने वाली नहीं हूँ। मैं हर चीज का डटकर मुकाबला कर सकती हूँ और अकेली कर रही हूँ, कोमल ने तेज स्वर में जवाब दिया। यह कहते हुए कोमल कमरे में दाखिल होती है। अर्णव पहले तो चुप रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, कोमल, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोमल ने इस पर तपाक से पूछा, फिर कहाँ जाना चाहिए था मुझे? मेरा मतलब है कि जमाना क्या बोलेगा? वैसे भी अब तुम डीएम साहब की बीवी हो। उन्हें यहाँ सभी लोग जानते हैं। अर्णव ने बात बदलते हुए कहा, पता है तुम्हारी यही प्रॉब्लम रही है। तुम अपनी कम और जमाने की ज्यादा सोचते हो। कोमल ने गुस्से भरे शब्दों में कहा। सोचना जरूरी है कोमल, दिल तो यूं ही चल जाता है, दुनियादारी चलानी पड़ती है, अर्णव ने कहा। अगर अपने प्यार को छोड़कर, अपने वादों कस्मों को तोड़कर, बीच राह में छोड़कर भागने को दुनियादारी कहते हैं ना, तो मैं इस दुनिया के खिलाफ हूँ और तुम्हारे भी खिलाफ हूँ। कोमल अब भी गुस्से में ही बात कर रही थी। मैं भागा नहीं कोमल, मुझे हकीकत पता थी। तुम्हारे पास सक्सेस आ चुकी थी, जिंदगी आगे बढ़ने का मौका दे रही थी। ना तो मैं रोक सकता था, ना ही उस हालात में अपना सकता था। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद महसूस हुआ कि मैं खाली हो गया हूँ। वो गांव, वो यादें, वो प्यार मुझे काट रहा था। तुमसे बात हुए भी कई दिन हो गए थे। मेरा दिल अब वहां लग नहीं रहा था। मैं वो जगह छोड़ना चाहता था, लेकिन दिल में तुम्हारी आस लिए मैं जा भी नहीं रहा था। एक दिन मैंने पिताजी से हमारे रिश्ते की बात की। पिताजी ने गांव समाज की दुहाई देकर मुझे कसम दिलाई कि तुम्हारी आस मन में ना पालूं। मैं ये कर ना सका कोमल।
मैंने गांव छोड़ दिया और यहाँ तुमसे मजाक में कही इस बात को सच करने के लिए प्रोफेसर बनने की तैयारी की। पिछले साल नेट की परीक्षा पास की तो कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला। वहीं एक सेमिनार में तुम्हारे पति से मुलाकात हुई थी। अर्णव ने अपनी आप बीती सुना दी। तुमने हर चीज की अर्णव, मगर मुझ पर भरोसा नहीं रखा। आज ये स्थिति है कि तुम्हारे पास हूँ लेकिन तुम्हारी नहीं हूँ। किसी और के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाकर घूम रही हूँ। इसकी क्या वजह है? समझा सकते हो मुझे, प्रोफेसर जो ठहरे? कोमल के लफ्जों में तल्खी कम हुई। वजह इंसान के हाथों में नहीं, वक्त के हाथों में होती है कोमल। वक्त ने हमें मिलाया था, वक्त ने ही हमें जुदा कर दिया, अर्णव ने जवाब दिया। कोमल को इस बात का बड़ा जोर से गुस्सा आया। कोमल गुस्से से अर्णव के गिरेबान को पकड़कर बोली, अपनी खामियों का, अपनी बुजदिली का ठीकरा वक्त पर मत फोड़ो अर्णव। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, हमारा संबंध सिर्फ अंतरंग बनकर बिस्तर पर गोते लगाता रहा। तुमने ढकने के लिए हर बार इस पर मानवीय संबंध और प्रेम की चादर डाल दी। कोमल की आंखों में तेज था। अर्णव इस बार जवाब न दे पाया। आखिर देता भी कैसे? उसकी दलीलें आज कोमल के तेज के सामने झुलस गई थी। आज वो प्यार का मुजरिम बन गया था और उसकी जिरह में उसके पास कोई जवाब भी नहीं है। अर्णव अपने गुनाहों पर शर्मिंदा था। उसकी नजरें झुक गई। कोमल ने उसके गिरेबान को छोड़ दिया और उससे मुंह फेरकर दूसरी ओर खड़ी हो गई। तभी कोमल की नजर कमरे में बिस्तर पर पड़ी रुमाल की ओर जाती है। ये रुमाल तो मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हारे जन्मदिन पर बनाकर। जब तुमने रिश्ता नहीं रखा तो ये रुमाल क्यों? अपना मुंह छिपाकर निकल भागने के लिए ना? नहीं, अपनी आंसुओं को छुपाने के लिए, ताकि कम से कम तुम्हारी यादों से लिपट कर रो सकूं। कोमल, हमारा प्यार था, लेकिन हमारा मिलना कभी था ही नहीं। ये तुम भी जानती थी। वक्त ने तुम्हें मौका दिया एक नई जिंदगी जीने का। अर्णव कह ही रहा था, कोमल ने तभी उसकी बात काटते हुए कहा, तुम फिर अपनी दलीलों से वक्त को गुनहगार मत ठहराओ। अगर वक्त को यही मंजूर होता तो शादी के बाद सुहागरात में मेरे मुंह से तुम्हारा नाम ना निकलता और 2 दिन की शादी के टूटने की तारीख मुकर्रर ना होती। कोमल ने आखिर अपना सच अर्णव को बता ही दिया। अर्णव ये सुनकर अवाक रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सिर भारी होने लगा। उसने सिर को पकड़ा, लेकिन चक्कर आ जाने की वजह से वह खड़ा भी नहीं हो सका और बिस्तर पर गिर पड़ा। कोमल जस की तस खड़ी रही। अपने को संभालते हुए बोला, ये नहीं हो सकता कोमल। मेरे सिर दो दो रिश्ते तोड़ने का बोझ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोमल। ये मैंने क्या कर दिया? अर्णव अफसोस में भर गया। कोमल भी थोड़ी नरम पड़ गई और अर्णव के करीब जाकर उसके पास बैठ गई और रोने लगी। कोमल को फफक फफक कर रोते देख अर्णव ने उसकी ओर मुड़ते हुए उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। कोमल भी आंसुओं की धार में बह रही थी। भावनाओं में डूबी कोमल अर्णव के पहलू में सिमटने लगी। अर्णव ने उसे गले से लगा लिया। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए अर्णव धीमे स्वर में, आई एम सॉरी कोमल, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ कहता रहा। अर्णव ने फिर कोमल के सिर को पीछे करते हुए उसके चेहरे पर गिर रहे आंसुओं को अपने हाथों से पोंछने की कोशिश की। कोमल की आंखें बंद हो रही थी। अर्णव उसके आंसुओं को पोंछते हुए लबों पर छाई बूंदों को अपने हाथों से हटाने लगा। तब उसकी सांसें कोमल की सांसों से मिलने लगी। अर्णव की सांसों में प्यार का एहसास जागने लगा। उसने कोमल के लबों पर चुंबन का स्पर्श किया। अचानक कोमल की मूर्छा टूटी। उसने अर्णव को इतना करीब पाकर उसे दूर झटक दिया। वो उठकर जाने लगी। अर्णव ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोमल ने अर्णव की ओर गुस्से से देखा। अर्णव की गर्दन झुक गई। कोमल का हाथ उसके हाथ से छूट गया। कोमल तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी ओर कोमल जब अपने घर पहुंची, उसने राजन को बरामदे में कुर्सी पर लेटा पाया। वो बिना बोले ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगी। राजन ने उसे आवाज दी, कोमल सुनो। एक पल को कोमल का कलेजा धक से रह गया। क्या राजन को मेरे अर्णव से मिलने वाली बात पता चल गई? आखिर ड्राइवर तो राजन का ही है। क्या उसने बता दिया? कोमल इसी घबराहट के साथ पीछे मुड़ी। राजन ने कहा, आओ यहाँ आकर बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। कोमल चुपचाप सच्चे कदमों के साथ बढ़ी और राजन के सामने कुर्सी पर बैठ गई। राजन ने पूछा, घबराई सी लग रही हो, क्या बात है?
कोमल ने बात को संभालते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, आखिर बात क्या होगी, बस यूं ही प्यास लगी थी। राजन ने कहा, अच्छा पानी पी लो। कोमल ने ग्लास में पानी भरकर पीना शुरू किया। तब राजन ने बताया, दरअसल बात यह है कि आज आईएस एसोसिएशन ने हमारी शादी की खुशी में क्लब में पार्टी दी है, रात को चलना है। कोमल की सांस में सांस आई। वो कुछ बोलना चाह रही थी कि नौकर ने पीछे से आवाज दी, साहब, प्रोफेसर साहब आए हैं। क्या करूं? कोमल की सांस एक बार फिर अटक गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वहीं राजन ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, अच्छा, उन्हें अंदर भेज दो। कुछ पलों के बाद अर्णव बरामदे में दोनों हाथों को जोड़े चेहरे पर मुस्कान लिए उपस्थित हुआ। राजन ने भी खड़े होकर हाथों को जोड़ते हुए उसी तरह उसका अभिवादन स्वीकार किया। कोमल चुपचाप खड़ी होकर पीछे हटने लगी। अर्णव ने उसकी तरफ भी अपना जुड़ा हुआ हाथ दिखाया, लेकिन कोमल ने हरकत नहीं की। राजन ने अभिवादन के बाद उन्हें बैठने के लिए कहा। नौकर से ऊंची आवाज में चाय अंदर लाने का आदेश दिया और अर्णव से गहरी मुस्कान के साथ पूछा, हाँ प्रोफेसर साहब, आज शाम अचानक हमारी ओर? अभी तो आप गोल्फ खेलने जाते हैं ना? अर्णव ने पहले मुस्कान भरी, फिर लफ्ज को थोड़ा सख्त कर बोला, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहो क्या बात है? राजन ने अभी भी अपनी आवाज में मुस्कान भरते हुए कहा। अर्णव ने गले की खराश को साफ करते हुए पूछा, आप कोमल को तलाक क्यों देना चाहते हैं? इस प्रश्न के बाद राजन के चेहरे के भाव बदल गए। वो अवाक रह गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका दिमाग घूम गया। उसकी धड़कनें थम गई। उसने कोमल की ओर देखा। उसकी आंखों में भी सवाल थे। वो भी बेचैन थी। वो राजन को ही देख रही थी। राजन इससे पहले कुछ पूछता, कोमल उठ खड़ी हुई और अर्नव से पूछने की कोशिश करने लगी। तभी राजन ने अपना बायां हाथ उठाकर उसे मना कर दिया और खुद बोला, अच्छा, तो आप हैं अर्नव? जी, मुझे भी मालूम चला कि आप मेरे नाम से वाकिफ हैं। केवल चेहरा देखना बाकी था। अर्णव ने जवाब दिया। राजन ने कहा, आप इतने करीब थे हमारे और हमें पता भी नहीं चला। दुनिया गोल है प्रोफेसर साहब। तभी नौकर चाय लेकर आया। राजन ने नौकर को दरवाजा लगाकर जाने को कह दिया और चाय बनाना शुरू किया। हम दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी जो नहीं थी, शायद इसलिए आप भी ना जान सके, हमें भी मालूम ना चला। अर्णव ने भी उत्तर दिया। राजन ने फिर सीधे मुद्दे से खुद को जोड़ते हुए पूछा, अगर आपको हमारे कमरे की बातें पता ही चल गई हैं, तो कहिए, क्या कहना है आपको? अर्णव ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, आप कोमल को दोषी समझकर सजा ना दें। उसकी कोई गलती नहीं है। इस बात पर राजन को न जाने क्या हुआ। थोड़ा तलख्खी भरे रुख से उसने कहा, अच्छा, प्रेमिका ने शादी के नाम पर धोखा दिया और प्रेमी उसके धोखे पर अपनी दलीलें पेश कर रहा है। इस दुनिया में मजाक बनने के लिए मैं ही रह गया था। अपनी बात पूरी करते हुए राजन ने कोमल की ओर नजरें की। कोमल ने फिर अर्णव को टोकते हुए बोला, तुम मेरे भविष्य विधाता मत बनो अर्णव, और यहाँ से चले जाओ। हमारे बीच जो भी था उसे भूल जाओ और मैं आने वाले समय में तुम दोनों को भुला दूंगी। अर्णव कोमल की ओर देखते हुए बोला, पागल मत बनो कोमल, तुम्हारी उम्र भर की जिंदगी का सवाल है। तुम समझदार हो, लेकिन ये जिंदगी पहाड़ सी होती है, काटना मुश्किल होगा। कोमल ने इस बात पर अर्णव की ओर देखा। तुम मेरी चिंता ना करो तो ही अच्छा होगा। अर्णव और कोमल की जिरह सुनते हुए राजन ने अर्णव की ओर देखते हुए कहा, प्रोफेसर साहब, अब जब आप आने वाला सच भी जानते हैं और आपकी आंखों में, आपकी बातों में कोमल के लिए चिंता, प्यार सब दिख रहा है, तो मेरे तलाक देने के बाद आप क्यों नहीं थाम लेते कोमल का दामन? अर्णव इस बात पर चुप हो गया। राजन ने फिर कहना शुरू किया, कोमल आज भी आपको प्यार करती है। उसकी जुबान से आपका नाम निकलना उसके एहसास को बताता है। वो सिर्फ आपसे गुस्सा है, लेकिन आपके अपनाते ही ये सब ठीक हो जाएगा। आप ही हैं उसका सच्चा प्यार, इसके वाजिब हकदार। अर्णव इस बार चुप न रह सका। उसने कोमल की ओर नजरें घुमाई और बोला, मैंने अपनी राह बदल ली है। मेरी शादी 1 साल पहले हो गई है। मेरी बीबी है जो मुझे चाहती है, लेकिन इन सब के बाद मैं कोमल की जिंदगी में उठता तूफान नहीं देख सकता। राजन की आवाज हलक में अटक गई। धड़कनें थम गई। पाँव जमीन से उखड़ने लगे थे। आंखें चुंधिया गई थी। उसने अपनी आंखों को साफ कर कोमल की ओर देखा। वो लड़खड़ा रही थी। उसने अपना सिर पकड़ रखा था। दूसरे हाथ से दीवार पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अर्णव और राजन दोनों यह देख
उठ पड़े। अर्णव अपने कदम बढ़ाता इससे पहले ही राजन ने अपने तेज कदमों के साथ दौड़कर कोमल को अपनी बाहों में थाम लिया। आज हल्की फुल्की बुहारों के बीच कोमल अपनी पुरानी यादों को पन्नों में कैद कर लेना चाह रही थी। डायरी में लिखते हुए वो गुजरे 1 साल के उन पलों को याद कर रही थी। अर्णव की बेवफाई ने कैसे उसे तोड़ दिया था। उस वक्त राजन ने उस पर भरोसा जताया और अधर में लटके रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। उनके जीवन में पतझड़ बीते और बसंत नई उमंगे नया प्यार लेकर आई। सावन की बूंदों ने उनका प्यार परवान चढ़ाया। उन दोनों की प्रेम कहानी में तीसरे के आने की खुशखबरी उन्हें मिली। दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया, प्यार दिया और इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साहस बनकर खड़े रहे। दूसरी ओर नए मेहमान के स्वागत की घड़ियां नजदीक आ रही थी। उसके आगमन में अब 1 ही महीना बचा था और राजन की छुट्टियों को जैसे नजर लग गई थी। यही सब सोचते हुए कोमल अपने जीवन के हर मौसम को अपनी आंखों में सजोकर डायरी पर शब्दों के माध्यम से उन्हें जी रही थी। उसी दरमियान उसके मोबाइल पर रिंग होने लगता है। कोमल डायरी को बंद करते हुए धीरे धीरे मोबाइल तक पहुंचती है। कॉल रिसीव करते ही राजन पूछता है, अब कैसी हो? दवाई ले ली ना? हाँ बाबा, मैंने सारी चीजें ले ली हैं, तुम चिंता मत करो। और ये आधे घंटे में तुमने तीसरी बार कॉल किया है। मैं आधे घंटे में कितनी बार दवा खाऊं? बताओ। कोमल ने अपनी बात पूरी की। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम अपना, मेरा और हमारे नए मेहमान का ख्याल रख रही हो। फिर भी अंतिम महीना है, तुम्हारे पास कोई है नहीं और मेरा काम बढ़ता जा रहा है, इसलिए जरूरी हो गया है। राजन ने फिक्र जाहिर करते हुए बोला। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं रखती हूँ। कोई बात रही तो मैं कॉल करूंगी। कोमल ने यह कहकर बाय बोलते हुए कॉल कट कर दिया। दरअसल कोमल अपनी प्रेगनेंसी लीव पर है। पिछले 3 महीने से उसे किसी की जरूरत महसूस नहीं हुई। राजन साये की तरह उसके साथ लगा रहा, लेकिन राज्य में चुनाव की घोषणाओं के साथ ही राजन की ड्यूटी बढ़ गई है। उसकी ट्रांसफर दूसरे जिले में हो गई है, जहां से उसका रोज आना जाना मुमकिन नहीं रह गया है और इस वक्त कोमल को अकेला छोड़ना उसे गंवारा नहीं है। इसलिए फोन पर ही तसल्ली करता रहता है। आज उसे लौटने में रात होने वाली है, यह सोचकर वो घबरा रहा है। शाम का वक्त होता है। बारिश और तूफान की वजह से उसकी चिंता और भी बढ़ गई। वो कोमल को कॉल लगा रहा था, लेकिन 2-3 लंबे रिंग के बाद कॉल रिसीव नहीं होने से उसकी चिंता और भी बढ़ गई। आखिर क्या हुआ है जो कोमल मेरा कॉल नहीं रिसीव कर रही? उसे मैंने फोन पास में ही रखने को कहा था। ये सारी सोच राजन की परेशानियां बढ़ा रही हैं। तभी उसका मोबाइल बज उठता है। कोमल की दर्द भरी आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। राजन, मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कोमल दर्द में कहरा रही है। राजन उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और घबराहट में बोलता है, तुम दवाइयाँ और पानी अपने पास रख लो, मैं नीचे गार्ड्स को फोन कर देता हूँ, वो तुम्हें लेकर अस्पताल चले जाएंगी। मैं डॉक्टर को भी कॉल कर दूंगा और अभी लौट रहा हूँ। उसके फौरन बाद ही राजन ने नौकर और गार्ड्स को सूचना दे दी। इधर आज इसकी जरूरत ज्यादा है, क्योंकि कल इस क्षेत्र में सीएम का दौरा होने वाला है। लेकिन वो अपने आप को रोक न सका और सुबह आने की बात कहकर कोमल की ओर निकल चला। दूसरी ओर राजन के कहे अनुसार नौकर और गार्ड्स ने कोमल को घर के पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने कोमल का इलाज शुरू कर दिया था। नौकर और पड़ोस में रहने वाले लोग उसके पास बैठे हैं। करीबन 3 घंटे बाद राजन सीधा अस्पताल पहुंचा। कोमल के कमरे में जाकर देखने के बाद ही उसकी तेज सांसों में ठहराव आया। वह सभी लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है। सभी लोग धीरे धीरे अभिनंदन स्वीकार कर बाहर निकल जाते हैं। राजन कोमल से पूछता है, अब ठीक हो? कोमल का मौन जवाब उसकी मुस्कान के साथ हाँ के रूप में निकलता है। तब राजन अपनी बात रखता है, मैंने कितनी दफा तुमसे कहा है कि ऐसे समय में परिवार से किसी को बुला लेते हैं, लेकिन न जाने क्यों तुम हाँ ही नहीं कहती। आज देखो क्या हाल हुआ, मैं तो डर ही गया था। राजन ने चिंतित भाव से बात कही। कोमल ने धीरे धीरे राजन के हाथों पर अपना हाथ रखकर बोली, अब मैं ठीक हूँ। राजन इससे पहले कुछ कहता, उसका फोन बज उठा। वो कोमल को एक्सक्यूज मी, मैं कॉल रिसीव करके अभी आता हूँ, कहकर बाहर चला आता है। फोन पर बात करते हुए उसकी नजर अर्णव पर पड़ती है। वो राजन के सामने से अभी गुजरा है, शायद उसके साथ एक औरत भी है। राजन ने फोन कट करते ही बिना सोचे अर्णव का नाम जोर से पुकारा। अर्णव पीछे मुड़कर देखते हैं। अर्णव की निगाहें राजन को ढूंढ लेती हैं। अर्णव औरत को नीचे जाकर गाड़ी में बैठने को कहता है। वो आगे चली जाती है। अर्णव पीछे की ओर लौट आता है।
राजन के पास पहुंचकर उससे हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद उससे हाथ मिलाता है। राजन पूछता है, आज 1 साल बाद आपसे भेंट हुई है प्रोफेसर साहब। कहाँ रहे इतने दिन? आपने कभी दर्शन भी नहीं दिए। अर्णव एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं इसी शहर में हूँ राजन बाबू। दुनिया कितनी छोटी है ना प्रोफेसर साहब। हम घूम फिर कर कहीं ना कहीं एक राह पा ही लेते हैं, राजन ने कहा। ये तो खोजने वाले पर निर्भर करता है ना राजन बाबू। सारी कहानी चाह की है, फिर रास्ता क्या और मंजिल क्या। गले की खराश साफ करते हुए, खैर जाने दीजिए। अच्छा हुआ हम यहाँ मिल गए। लेकिन आप यहाँ अस्पताल में, कोई बात है क्या? अर्णव ने आश्चर्य से इधर उधर देखते हुए पूछा। जी कुछ खास ही समझिए, मैं बाप बनने वाला हूँ, राजन ने उत्साह और हर्ष से भरकर गर्वीले अंदाज में बोला। अर्णव की आश्चर्य से भीगती आंखें स्थिर हो गई, पाषाण की तरह। उसकी यादों से कोमल के साथ गुजारा हुआ पल, उसकी हंसी, उसके वादे, प्यार, सब तेज रफ्तार से गुजर गए। वो उसी याद में खोने लगा। वो वक्त की उसी धारा में सफर करने लगा। तभी राजन की तेज आवाज ने उसकी मूर्छा तोड़ी। वो पहले तो असहज था, फिर सहजता से उसने पूछा, कोमल कैसी है? राजन इस सवाल के जवाब में कुछ न बोल पाया। उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। उसकी हंसी गंभीरता में बदल गई। उसकी सरलता, सहजता चिंता के भाव में परिवर्तित हो चुकी थी। राजन की ऐसी हालत देखकर अर्णव ने चिंता में डूबी मगर तेज आवाज में पूछा, कोमल कैसी है राजन बाबू? फिलहाल तो अच्छी नहीं है। उसकी तबीयत स्थिर नहीं रहती। वो घर पर अकेली रहती है। मैं काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता हूँ। आप जानते हैं ना, चुनाव का वक्त नजदीक आ गया है। मेरी छुट्टियां कम हो गई हैं। कोमल की डिलीवरी में मात्र 25 दिन का वक्त बचा है। मैं इतनी छुट्टियां ले नहीं सकता। मेरे माता पिता विदेश गए हैं और कोमल परिवार से किसी को बुलाना नहीं चाहती। कहती है नौकरों से काम चल जाएगा। आज भी नौकरों के बीच ही थी। उन्होंने ही दाखिला भी करवाया। उसको कैसे संभालूं, कैसे ख्याल रखें, समझ नहीं आ रहा। राजन ने अपनी चिंता जाहिर की। अर्णव ने पूछा, क्या रामकिशन बाबू भी नहीं आए? उसकी माँ भी नहीं? वो दोनों तीर्थ पर गए हैं, राजन बोला। सेवा से बड़ा कोई तीर्थ है क्या? न जाने इन जमींदारों की बुद्धि कब खुलेगी। ऐसे कोई छोड़ता है क्या? अर्णव ने अपनी सख्त आवाज में ये बात बोली। अब क्या किया जाए, इसी सोच में डूबा हूँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। भगवान ने जब समस्या दी है तो समाधान भी देगा, राजन ने संतुष्टि के भाव से बोला। अर्णव इससे पहले कुछ बोलता कि उसने अचानक अपने बगल में उसी औरत को पाया। वो चुप हो गया। वो धीरे से अर्णव का हाथ थामकर खड़ी हो गई। राजन इस कदर एक औरत को अर्णव के इतने करीब पाकर उसके रिश्ते को भांप गया। अर्णव ने बात को बदलते हुए कहने की कोशिश की, लेकिन तभी कल्पना, अर्णव की पत्नी, राजन को नमस्ते करते हुए बोली, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? राजन भी हाथ जोड़कर अभिनंदन कर मुस्कुराते हुए बोला, जी कहिए ना। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कोमल जी की देखभाल कर सकती हूँ? कल्पना ने कहा। अर्णव और राजन ने कल्पना की ओर आश्चर्य से देखा। राजन के चेहरे पर आश्चर्य के साथ आंखों में चमक, एक हल्की छुपी हुई सी मुस्कान थी। लेकिन अर्णव केवल हैरानी से कल्पना को देख रहा था। अर्णव ने उससे कोमल के संबंध में कुछ भी तो नहीं कहा था। वही कल्पना राजन के ओहदे से अनजान ना थी और उसने यह भी सुन रखा था कि अर्णव के गांव की लड़की से उनकी शादी हुई है। दोनों अचरज में थे कि कल्पना ने फिर कहा, आखिर वो हमारे गांव की बेटी है। हाँ, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि उनकी सेवा करें। राजन इस बात पर खुश हुआ और अर्णव के चेहरे से भी मंद मंद मुस्कान फूटने को तैयार थी। राजन ने हामी भर दी, लेकिन उसने कहा, आप प्रोफेसर साहब की भी राय जान लें तो बेहतर होगा। अर्णव ने शायद इस बात पर अपना जवाब पहले ही तैयार कर रखा था। उसने कहा, कोमल से आप पूछ लीजिएगा तो बेहतर होगा। उसकी हाँ के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। राजन ने कहा, उसकी हाँ की जिम्मेदारी मेरी रही। आपको आज रात तक खबर कर देता हूँ। आप अपना नंबर दे दे। और हाँ भाभी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता नहीं सकता, आपने इस अस्पताल में मेरी चिंता पल भर में दूर कर दी। कल्पना मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं भाई साहब, यह हमारा फर्ज है। फिर दोनों वहां से विदा लेकर अपने घरों की ओर निकल गए। रास्ते में अर्णव कल्पना की सेवा भाव पर गर्व करने से ज्यादा कोमल की हाँ या ना होगी इसी ख्याल में खोया हुआ था। अचानक घर के दरवाजे पर उसकी गाड़ी रुकी। दोनों अंदर जाने लगी। तभी कल्पना ने सीढ़ियां चढ़ते हुए उससे पूछा, मैंने सही किया ना?
आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं है। बस तुम्हारे तुरंत किए फैसले पर थोड़ा हैरान था। वैसे भी तुम जानती हो, मेरे मन में तुम्हारे फैसले पर कभी संदेह नहीं होता। लेकिन यह किसी के घर जाकर महीने भर रहने की बात है, इसलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, लेकिन मैं इन दिनों में उनके घर नहीं जाऊँगा, ये मैंने भी कह दिया। अर्णव ने स्पष्टता से अपनी राय रख दी। बिल्कुल, अब राजन जी का कॉल तो आने दे, लेकिन पहले दरवाजा खोलिए, गर्मी में बुरा हाल हो रहा है। कल्पना मुस्कुराते हुए बोली। रात को दोनों दंपत्ति खाना खाकर हॉल में टेलीविजन के सामने बैठे थे। दोनों की नजरें मोबाइल पर थी। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा भी रहे थे, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। तभी मोबाइल की घंटी बजी। कल्पना ने हड़बड़ाहट से अपना मोबाइल ढूंढा। मोबाइल उसके हाथ में ही मिला, लेकिन उसने अर्णव की आवाज सुनी। अर्णव बोल रहा था, जी राजन बाबू, अगर कोमल की हाँ है, तो मैं कल्पना को सामान के साथ आपके घर सवेरे जरूर पहुंचा दूंगा। एक हामी के बाद अर्णव ने फोन काट दिया। उसने कल्पना की ओर देखा और बोला, लो, तुम्हें अपनी सेवा देने का टाइम आ गया है। जाकर तैयारी करो, सुबह उठते ही निकलना होगा। कल्पना मुस्कुराती हुई बेडरूम की ओर चली गई। अगली सुबह 6:30 बजे पति पत्नी राजन के घर की ओर निकले। रास्ते में कल्पना ने अर्णव को किचन के से लेकर रात को हल्की शराब पीने तक सभी बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्णव का ध्यान शायद कहीं और था। कल्पना की बातों में वक्त कुछ ऐसा गुजरा कि गाड़ी सीधे राजन के घर के पास रुकी। राजन दरवाजे के पास उनका इंतजार कर रहा था। अर्णव ने कल्पना का सामान निकाला और राजन से बात करनी चाहिए। कल्पना ऐसा भांप कर घर के अंदर चली गई। तभी अर्णव ने राजन से पूछा, क्या कोमल ने सचमुच हाँ कहा है? मुझे नहीं लगता मेरे नाम पर वो कभी हाँ कहेगी। ये बात तो आपने सही कही प्रोफेसर साहब। आपके नाम पर तो वो ना ही कहती, लेकिन मेरे दोस्त की बीवी के नाम पर उसने हाँ कह दी, और आप मेरे दोस्तों की फहरिस्त में शामिल है। कोमल ये नहीं जानती। राजन ने चुटीले अंदाज में अर्णव को सारी बात बताई। अर्णव तब जाकर कहीं आश्वस्त हुआ। दोनों के होठों पर मुस्कान खिल गई। कल्पना के पास जाकर उसने इतना ही कहा, अपना ख्याल रखना, मुझे याद करती रहना। राजन ने अर्णव को अंदर आने की रिक्वेस्ट की, लेकिन साल भर पहले बरामदे में गुजरी वो सारी घटना आज भी उसे साफ साफ नजर आ रही थी। उसने प्यार से मना कर दिया। राजन ने भी शायद उसके जज्बात समझे और उससे वादा लिया। अर्णव अपने रास्ते निकल गया और कल्पना कोमल की जिंदगी में दाखिल हुई। अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी कोमल मैगजीन पढ़ रही थी। तभी राजन ने कल्पना को उससे मिलवाया। देखो, कल्पना आ गई है, अब सारा घर महक उठेगा। उसकी खुशबू से हमारा छोटा सा आशियाना गुलजार हो जाएगा। राजन ने विश्वास के साथ कोमल की ओर देखकर कहा। कल्पना ने भी हाजिर जवाबी अंदाज में कहना शुरू किया, अरे भाई साहब तो हमेशा मेरी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं कोमल। फिर चुप होकर कोमल से पूछते हुए, नाम से बुला सकते हो ना आपको? कोमल भी अपने चिर परिचित अंदाज में बोली, हाँ हाँ बिल्कुल बुला सकती हैं, लेकिन जब नाम लेकर बुलाया है तो आप वाप नहीं चलेगा। कल्पना ने कहा, तब तो ये और भी अच्छी बात है। राजन ने दोनों को इस कदर एक दूसरे से मिलते देखकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की और उनसे विदा लेकर अपने काम पर लौट गया। कल्पना और कोमल ने उस दिन 2 बजे तक आपस में बातें की। कल्पना बीच बीच में उसको दवाइयाँ खिलाती, नौकरों को बुलाकर उसकी फरमाइशों के अनुसार भोजन बनवाती। इस तरह दोपहर निकल गया। शाम भी ढल गई। रात को जब दोनों खाने को बैठे तब कोमल ने कल्पना से सवाल किया, अच्छा कल्पना, मैंने तो तुमसे तुम्हारे पति, बच्चों, परिवार के बारे में पूछा ही नहीं। क्या करते हैं तुम्हारे वो? मेरे वो प्रोफेसर हैं। कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कोमल थोड़ी असहज हो गई। उसके सामने झट से अर्णव का चेहरा सामने आ गया। वो भी तो प्रोफेसर है। इस बीच में उसका ख्याल उसे उदास कर गया। कल्पना ने फिर बोला, लेकिन कोमल, तुम्हें सच बताऊं, वो मुझे पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि मैं भी तो प्रोफेसर हूं ना। इतना कहकर वो हंसने लगी। कोमल की उदासी छूमंतर हो गई। दोनों मुस्कुराने लगी। दोनों ने खाना खाया। कोमल सोने लगी। तब कल्पना भी नीचे बिछावन लगाने लगी, लेकिन कोमल ने मना कर दिया। पर कल्पना की जिद के आगे उसकी एक न चली। कोमल ने उसे इजाजत दे दी और सोते हुए उसे थैंक्स कहा। कल्पना ने भी मुस्कुराकर माय प्लेजर जवाब दिया। कोमल तकिए पर सिर रखकर आसमान की ओर देखने लगी।
कैसे उसकी आँखों के सामने से उसकी ज़िंदगी से धीरे-धीरे अर्णव दूर चला गया। न जाने वो वादे, वो कस्में, वो प्यार, वो बेकरारी सब अतीत के पन्नों में कहाँ दफ़न हो गया। कोमल की आँखों से आँसुओं की धार निकल पड़ी। उसने आँखें बंद कर ली। कोमल और कल्पना अब दोस्त बन चुकी थी। धीरे-धीरे डिलीवरी की तारीख नज़दीक आ रही थी और राजन का इस शहर से उस शहर में दौरा जारी था। अर्णव ने भी कल्पना से हफ्ते में 2 बार बाहर ही मुलाकात सीमित कर रखी थी, लेकिन कोमल की दहलीज लांघ कर अंदर ना आ सका। इस बीच डिलीवरी की शायद कुछ 2 रोज की तारीख बची थी कि एक दिन कल्पना रात को खाने के बाद कोमल से बोली, यार मेरे एक दोस्त ने 1 साल पहले अपनी प्रेमिका का दिल ऐसा दुखाया कि वो अब उससे बात नहीं करती। दोनों की दूरियां बढ़ चुकी हैं, लेकिन मेरा दोस्त अब भी परेशान रहता है। मुझे यकीन है कि वो लड़की उसे आज भी याद करती होगी, लेकिन अपने दोस्त को क्या कहूँ? कैसे सांत्वना दूँ? उसे नई ज़िंदगी में आगे बढ़ने का साहस दूँ? मुझे ये समझ में नहीं आता। शायद तुम्हारे पास इसका जवाब हो। आखिर डायरी लिखती हो तुम? भाई साहब ने मुझे बताया है। ज़िंदगी में सबकी परेशानियाँ, परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं कल्पना। उनके साथ क्या गुज़री, वो मैं नहीं जानती, लेकिन अपने अनुभवों से कहती हूँ अब शायद ही वो लड़की वापस आए। प्यार बड़ी आसानी से होता है और मुश्किल से छूटता है। अगर वो लड़की उन मुसीबतों का सामना कर आगे बढ़ी होगी, तो वो लौटेगी नहीं। और साल भी गुजर गया है, उस लड़के को भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वक़्त ने चाहा तो उस लड़की का घाव कम होगा, तब शायद वो वापस आए और माफ़ कर दे। कोमल धीरे-धीरे सोचते हुए बोली। कल्पना यह सुनकर कोमल की प्रशंसा के पुल बाँधने लगी और बोली, वाह! क्या बात कही है यार। तुम मेरे दोस्त को ये बातें समझा दो ना, शायद वो मान जाए। मेरी बात तो साल भर से मान ही नहीं रहा। कोमल कल्पना को मना करने लगी, लेकिन तब तक कल्पना ने अपने दोस्त को फ़ोन लगा दिया। उसने बोला, ये लो, मेरी दोस्त तुमसे बात करेगी। कोमल बुदबुदाते हुए कल्पना को ना कर रही थी, पर कल्पना कहाँ रुकने वाली थी। उसने उसके कान में फ़ोन लगा दिया। तभी उसके कानों में जानी-पहचानी आवाज़ आई, हेलो। कोमल कुछ पल चुप रही। उस हेलो की आवाज़ का मन में पीछा किया और तब वो बोली, अर्णव। दूसरी ओर से उसने कहा, कोमल तुम? अब कोमल मोबाइल को नीचे रखने वाली थी कि सामने कल्पना हाथ जोड़े ममतामयी चेहरे के साथ उसके सामने खड़ी थी। कोमल का दिल नरम पड़ गया। उसने कहा, अब तुमने ये रास्ता अख्तियार किया मुझसे बात करने का, लेकिन मुझ पर अब तुम्हारा कोई जादू नहीं चलेगा अर्णव। तुम मुझसे बहुत दूर हो। मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। हाँ, शायद भूल गई हो, लेकिन फिर भी पहचान लिया। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन जब कल्पना ने तुमसे बात करवाई, तो शायद उसे हमारी सारी कहानी मालूम है। तो उसके इस साहस, समर्पण, विश्वास, साथ और प्यार के लिए शायद तुम मुझे माफ़ कर सको। उसने आगे कहना जारी रखा, कोमल तुम जब भी याद आती हो, आँखें गीली हो जाती हैं। मैं तुम्हें वो वक़्त तो वापस नहीं ला कर दे सकता, लेकिन मेरी गलतियों को कल्पना के समर्पण की खातिर मुझे माफ़ कर देना। अर्णव की आवाज़ भर आई। कोमल की आँखों से भी आँसुओं की धार बहने लगी। सामने बैठी कल्पना की आँखें भी गीली हो चली थी। अर्णव की खामोशी, उसकी प्रतिक्रिया ना देने, उसके साथ खुलकर ना जीने से कल्पना शुरुआत से ही चिंता में डूबी रहती थी। वो अर्णव को भी इस कदर ना देख सकती थी। कभी जब उसने ये राज जानना चाहा, अर्णव उसे टाल गया। लेकिन उसने अपनी सास को बेटे की कसम खिलाकर ये बातें जानी थी। उसे बस यही सही वक़्त का इंतज़ार था और कोमल की डिलीवरी ने उसे अर्णव को उस गम से बाहर निकलने का मौका दिया था। आज कल्पना की वजह से ही कोमल अर्णव से बात भी कर रही थी। अपनी आँसुओं की धार में बहते हुए कोमल बोली, हमारे बीच जो था वो प्यार था, तभी शायद तुम याद रह गए हो। और जिस समाज की दुहाई देकर तुमने मुझसे मेरा और अपना प्यार छीना, मैं उसकी वजह से तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन अपनी कल्पना की खुशी के लिए तुम्हें तब माफ़ करूँगी, जब तुम उसी समाज के सामने मुझसे माफ़ी माँगोगे। कोमल ने ऐसा कहकर फ़ोन काट दिया और कल्पना को अपने पास बुलाकर गले से लगाकर रोने लगी। जब उसकी आँखें खुली तो दरवाजे पर राजन की आँखों को भी उसने गीला पाया। 2 रोज़ बाद कोमल की डिलीवरी हुई। उसे लड़का हुआ। सभी लोग उसकी खुशियों में शामिल हुए। यहाँ तक कि रामकिशन बाबू और उसकी माँ शीला देवी भी वहीं मौजूद थी। तभी अर्णव बुके लेकर हॉल में दाखिल हुआ। राजन ने उसका स्वागत किया। उसने उसे बधाइयाँ दी। कोमल की ओर जब उसने नज़रें की, उसने पलकें झुका ली। तभी रामकिशन बाबू ने कहा, अरे अर्णव बेटा, मैंने सुना है तुम प्रोफेसर हो गए हो। अच्छा लगा जानकर।
लेकिन व्रजनंदन भाई की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, सो तुम गांव आकर उसे 10-15 रोज में देख आया करो। जी, जी चाचा जी, ज़रूर आऊँगा। थोड़ा उलझा था, अब शायद सुलझ जाए। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। सोच रहा हूँ आज मौका मिला है तो कह दूँ, अर्णव ने कहा। हाँ, हाँ, कहो ना, क्या बात है, जो तुमने कहने में इतने दिन लगा दिए, रामकिशन बाबू ने कहा। मैं और कोमल बचपन से अच्छे दोस्त थे। हमारी दोस्ती उम्र के साथ प्यार में बदली। प्यार परवान चढ़ा। हम दोनों एक दूसरे के होना चाहते थे। कोमल चाहती थी कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन आपके ओहदे, पैसे और आपके वर्चस्व की वजह से मैं अपने दिल की बात जाहिर न कर सका। फिर मेरे पिताजी से आपकी अनबन ने मेरी हिम्मत और तोड़ दी। मैं कह ना सका और वक्त अपनी रफ्तार में बह निकला। इसलिए आज आपसे अपने दिल की बात करके कोमल से माफी मांग रहा हूँ। मुझे माफ कर देना कोमल। अर्णव ने रामकिशन बाबू से दिल की बात कहकर कोमल से माफी मांगी। रामकिशन बाबू अचरज में पड़ गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। हालांकि उनकी आंखों में गुस्सा उतरने वाला ही था, लेकिन तभी राजन ने उन्हें संभाल लिया और आंखों से ही सब सही होने का विश्वास दिलाया। कोमल ने अर्णव की ओर देखा। वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। कल्पना भागकर अर्णव के गले लग गई। अर्णव ने उसे सॉरी कहा और चुटकीले अंदाज में बोला, अब हमें भी अपना परिवार बढ़ाना चाहिए। और दोनों मुस्कुरा उठे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू।